आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक फॉर द बैंक प्रमोशंस। सभी बैंक्स के लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। सो अगर आप बैंक प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, मेक श्योर टू गो फॉर दीज पर्टिकुलर वीडियोस। दीज आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट। जल्दी से जल्दी ऑडियो वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका एक्सेस जरूर मिले। लेट्स स्टार्ट द सेशन ओवर हियर एंड इट्स रिलेटेड टू द पीएमएफबीवाई, दैट इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इसे लॉन्च किया गया था ईयर 2016 में एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इसे इंप्लीमेंट करती है। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपने क्रॉप इंश्योरेंस को प्रोवाइड करना है फार्मर्स को उनके यील्ड लॉसेस के अगेंस्ट। ठीक है, अगर मान लो कोई नेचुरल कैलामिटी की वजह से, पेस्ट की वजह से, डिजीज की वजह से, राइट, अगर कोई दिक्कत आती है, उनकी यील्ड की कमी होती है, नुकसान होता है, तो उस कमी पेशी के लिए जो इंश्योरेंस की जाती है वो मेजर पार्ट है कि उसको अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर प्रोवाइड करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर प्रोवाइड करना है, ताकि जो फार्मर की इनकम है उसको स्टेबलाइज कर सके, राइट, एंड एग्रीकल्चरल जो क्रेडिट है उसको कंटिन्यू कर पाए। दैट्स द मेन थिंग रिलेटेड टू इट। ओके, एंड इसमें सभी फार्मर्स एलिजिबल होते हैं, चाहे वो शेयर क्रॉपर्स हैं, टेनेंट फार्मर्स हैं, लोनीज हैं, नॉन लोनीज हैं, राइट। तो जो भी नोटिस क्रॉप्स होंगी, जो कोई भी नोटिफाइड क्रॉप्स होंगी, नोटिस क्रॉप्स हैं, अपनी क्रॉप्स रहेंगी, वो बेसिकली इसमें कवर रहने वाली है। एंड उसमें जो इंश्योरेंस इंटरेस्ट रहेगा, राइट, इंश्योरेंस इंटरेस्ट रहेगा जिसमें बेसिकली जिसको इंश्योर किया जा सकता है वो बेसिकली इसमें कवर रहने वाली है। जो लोनी फार्मर्स होंगे उसके लिए बैंक को इंश्योर करना पड़ेगा कि फार्मर्स ने क्रॉप्स की इंश्योरेंस करवाई है। एंड फर्दर अनलेस अगर ऑप्ट आउट नहीं किया है तो अदरवाइज ठीक है, अदरवाइज बैंक्स को इंश्योर करना है कि इंश्योरेंस करवाई है, यानी कि पीएमएफबीवाई में पार्टिसिपेट किया है फार्मर ने, उस चीज को आपको इंश्योर करना पड़ेगा, राइट। फिर बात आती है नॉन लोनी फार्मर्स के बारे में। इफ इट्स अबाउट द नॉन लोनी फार्मर्स, जिन फार्मर्स ने लोन नहीं लिया हुआ, तो उस केस में भी इंश्योरेंस अलाउड है। आप चाहें तो इंश्योरेंस उसमें भी ले सकते हैं, ऑथराइज चैनल्स के थ्रू ले सकते हैं, एंड आधार एनरोलमेंट नंबर के थ्रू ले सकते हैं, आधार नंबर के थ्रू ले सकते हैं। एंड दैट इज काइंड ऑफ मैंडेटरी थिंग। अगर आपने एनरोलमेंट करनी है पर्टिकुलरली इस स्कीम में, तो आधार नंबर या फिर आधार एनरोलमेंट नंबर जो रहेगा वो मैंडेटरी रहेगा। अब बताते हैं कि कितना प्रीमियम पे किया जाएगा, व्हाट अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज टू बी पेड। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो स्कीम है ना, ये सभी फूड क्रॉप्स को कवर करती है, यानी कि सीरियल्स हो गए, मिलेट्स हो गए, पल्सीज हो गई, सभी को कवर करती है। ऑयल सीड्स को कवर करती है। जो एनुअल कमर्शियल या फिर हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स होती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स नोटिफाई करती हैं, वो भी इसमें कवर होती हैं। दैट्स द मेन थिंग। ठीक है, तो ये कंपल्सरी है काइंड ऑफ फॉर द लोनी, अदरवाइज उसने अगर ऑप्ट आउट नहीं किया है। एंड जो नॉन लोनी है उनके लिए वॉलेंट्री है, उनके लिए क्या रहती है, वॉलेंट्री रहती है, राइट। एंड इसमें कौन कौन से रिस्क कवर रहते हैं? इफ वी टॉक अबाउट द इंश्योरेंस कवर मिल रहा है तो भाई रिस्क कवर भी तो बताने पड़ेंगे ना, कौन कौन से रिस्क कवर होते हैं। तो मान लो कि प्लांटिंग का रिस्क है कि इतने ज्यादा एडवर्स कंडीशंस थी, सीजनल कंडीशंस थी कि आप बुआई नहीं कर पाए, सोइंग ही नहीं कर पाए, ठीक है। या फिर आपकी फसलें अभी खेतों में खड़ी थी और नेचुरल कैलामिटी की वजह से, जैसे मान लो कोई फ्लड आ गया, साइक्लोन आ गया, लैंडस्लाइड हो गई, ठीक है, या सूखा पड़ गया, उसकी वजह से आपकी खड़ी फसल खराब हो गई, ठीक है। या फिर नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क थे, जैसे मान लो पेस्ट पेस्ट की वजह से हो गया, कोई बीमारी फैल गई फसलों में उसकी वजह से हो गया, तो वो सब चीजें इसमें कवर होने वाली है। एंड इवन अगर पोस्ट हार्वेस्ट के बाद भी अगर आपने फसलों को कटाई करके खेत में रखा हुआ था, राइट, एंड 14 डेज तक उसे कवर किया जाता है। 14 डेज तक का वो भी पॉइंट इसमें कवर किया जाता है, ठीक है। तो लोकलाइज जो कैलेमिटीज होती हैं लाइक हेल स्टॉर्म, लैंडस्लाइड्स, ठीक है, या फिर बादल फट गया या नेचुरल फायर लग गई, ठीक है, वो सभी इसमें कवर होने वाले हैं। एंड कौन कौन सी फसलें कवर्ड है वो भी देखते हैं। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू द प्रीमियम जो कि किसान ने पे करना है, मैक्सिमम कैप कितना है और प्रीमियम सब्सिडी शेयरिंग कितना है, उसके बारे में अभी हम इन डिटेल बात करने वाले हैं। तो फार्मर प्रीमियम क्या रहेगा, लेट्स हैव अ लुक एट इट। वो फसलों के बेस के ऊपर रहता है।
लाइक खरीफ के लिए अगर रहेगा डेट विल बी 2% ऑफ द सम एश्योर्ड फॉर द खरीफ, ठीक है। और अगर राबी की फसलों के लिए बात करें तो उसमें 1.5% ऑफ द सम एश्योर्ड रहेगा। एंड अगर एनुअल या कमर्शियल जो आपकी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उनके लिए 5% रहेगा। फॉर दैट केस इट विल बी 5%। एंड जो पेरेनियल हॉर्टिकल्चर है, कमर्शियल क्रॉप्स हैं, उनके लिए भी 5% रहेगा। यानी कि सिंपल ध्यान रखो, कमर्शियल क्रॉप्स के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए 5% ही रहने वाला है। कितना रहेगा? 5% ही रहेगा, राइट। एंड एक चीज समझो कि शेयरिंग क्या होती है। अगर नॉर्मली हम किसी स्टेट के बारे में, यूटी के बारे में बात करते हैं ना, तो सेंट्रल स्टेट की जो शेयरिंग रहेगी ना, दैट विल बी 50-50। कितना रहेगा? 50-50 रहेगा अगर नॉर्मल शेयरिंग की बात करें। लेकिन अगर हिमालयन स्टेट्स है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, उसके केस में सेंटर 90% का कंपोजिशन रखेगा और 10% रहेगा टुवर्ड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और यूटी। क्लियर है? इज दैट क्लियर? ठीक है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो शेयर है प्रीमियम सब्सिडी में, वो सिर्फ और सिर्फ आपके एपीआर कैप के ऊपर बेस पर होता है। 25% जो भी इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट है उनके बेस पर होता है। एंड जो कोई भी अगर आपका एपीआर उससे पीछे है उसके लिए कवर नहीं होता है। फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग दैट इज नॉट कवर्ड, ठीक है। एग्जाम पॉइंट से ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अदरवाइज यू शुड बी नोइंग अबाउट इट। जस्ट कीप इन माइंड कि अगर तो 25% है एपीआर जो आपका एनुअल प्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसके हिसाब से 25% तक का कवर होता है। एंड अगर रेनफेड डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए 30% कवर होता है। एंड अगर उससे पीछे कोई, यानी कि उससे ज्यादा एपीआर है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिस्ट्रिक्शन है इस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली। क्लियर है? फिर बात आती है रिलेटेड टू द डिस्ट्रिक्ट क्लासिफिकेशन थ्रेशोल्ड। डिस्ट्रिक्ट क्लासिफिकेशन थ्रेशोल्ड, अब जिस डिस्ट्रिक्ट में जो ग्रॉस इरिगेटेड एरिया है, ठीक है, उसको इरिगेट ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जिनका ग्रॉस इरिगेटेड जो क्राइटेरिया है वो बेसिकली इरिगेटेड है, यानी कि 50% से ज्यादा अगर आप इरिगेशन कर रहे हो तो उसको क्या कंसिडर करोगे? इरिगेटेड एरिया कंसिडर करोगे। अदरवाइज क्या कंसिडर करोगे? उसको रेनफेड करोगे। यानी कि अगर 49% भी है इरिगेटेड एरिया, आपका नेचुरल इरिगेशन नहीं है, एंड दैट्स बेसिकली नॉर्मल इरिगेशन आप कर रहे हो, राइट, खुद से इरिगेशन कर रहे हो, तो उसके केस में उसको हम क्या नहीं मानेंगे? इरिगेटेड नहीं मानेंगे। अगर 50% या उससे ज्यादा है फिर इरिगेटेड कंसीडर करोगे, अदरवाइज उसे क्या कंसीडर करेंगे? रेनफेड कंसीडर करेंगे। अदरवाइज रेनफेड कंसीडर करते हैं, राइट। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर तो खरीफ क्रॉप्स हैं तो 2% का सम इंश्योर्ड, अगर राबी की क्रॉप्स हैं तो 1.5% का सम इंश्योर्ड, अगर कमर्शियल या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है फिर भी 5% का सम इंश्योर्ड। और स्टेट सेंटर की कितनी कंपोजिशन है? 50-50 की है। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन की देखें या फिर हिमालयन रीजन की देखें तो उस केस में 90-10 की है। कंपोजिशन की बात कर रहा हूं, उस केस में 90-10 की कंपोजिशन है। अदरवाइज जो कंपोजिशन है वो 50-50 की कंपोजिशन है, राइट। ये चीज याद रहेगी अभी, ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा, सम इंश्योर्ड क्या रहेगा? व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सम इंश्योर्ड? व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सम इंश्योर्ड? देखो, जो सम इंश्योर्ड रहता है ना, वो कौन से फैक्टर्स के ऊपर आपका डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है जो भी नोटिफाइड क्रॉप है उसका स्केल ऑफ फाइनेंस क्या है। स्केल ऑफ फाइनेंस जो होता है ना नोटिफाइड क्रॉप का, वो क्या है, या फिर जो एवरेज यील्ड होती है, और वी कैन से जो एवरेज यील्ड होती है ना, आप उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ? एमएसपी के साथ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ, जहां पर एप्लीकेबल रहेगा, जहां पर एमएसपी अवेलेबल है वहां पर। ये आपका सम इंश्योर्ड का फॉर्मूला है कि इतना सम इंश्योर्ड रहेगा आपका। कितना? स्केल ऑफ फाइनेंस देखोगे, स्केल ऑफ फाइनेंस क्या, या तो उसको देखोगे या फिर जो आपकी एवरेज यील्ड है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे एमएसपी के साथ, उसको देखते हो, राइट। एंड जो पूरा का पूरा सम इंश्योर्ड होता है वो क्लेम सेटलमेंट के लिए आपका एलिजिबल होता है। दैट्स एलिजिबल फॉर क्लेम सेटलमेंट, कोई रिडक्शन नहीं होती, कोई रिडक्शन नहीं होती। क्लियर है? आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू द इंडेमनिटी के जो आपके लेवल्स हैं, थ्रेशोल्ड यील्ड्स हैं, कोर क्लेम लॉजिक है, उसको समझते हैं। नाउ जो इंडेमनिटी लेवल अवेलेबल है
वो होते हैं 70, 80, 90, और ये चूज किया जाता है किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा, यूटी के द्वारा। एसएल ट्रिपल सी आई के साथ कंसल्टेशन करते हुए आप बेसिकली सिलेक्ट करते हैं कि थ्रेशोल्ड क्या रहेगा, एंड ये आपके कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान अनचेंज रहेंगे। इंडेमनिटी होता है जिसके लिए हम कहते हैं कि भाई हम आपको कवर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इंडेमनिटी का मतलब वो होता है वो लेवल जिसके अगेंस्ट कवर प्रोवाइड किया जाएगा। ये डिसाइड किया जाता है स्टेट के द्वारा, यूटी के द्वारा, इन कंसल्टेशन विद एसएल ट्रिपल सी आई। दैट्स अ डिटेल्ड वर्जन ऑफ इट। यू जस्ट कीप इन माइंड कि इंडेमनिटी का लेवल 70, 80, 90% होता है, और स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी जो है वो कंसल्ट करती है, राइट, वो डिसाइड करती है, एंड कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान वो सेम रहेगा। एंड थ्रेशोल्ड यील्ड जो फॉर्मूला बेसिस है वो क्या काउंट करते हैं? पिछले 7 सालों में से, पिछले 7 सालों में से थ्रेशोल्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे कि क्या फॉर्मूला रहेगा, थ्रेशोल्ड कितनी है? मैंने आपको बताया ना, जो आपका क्लेम होता है वो बेसिकली थ्रेशोल्ड यील्ड के ऊपर बेस्ड रहेगा, या फिर यू जस्ट लुक इनटू द पार्ट की एमएसपी क्या है और उसका यील्ड के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, उसके हिसाब से होता है। अब वही चीज यहां पर बताई गई है कि थ्रेशोल्ड यील्ड का कैसे देखते हो। आप देखते हो कि पिछले 7 में से 5 सालों में बेस्ट जो आपका थ्रेशोल्ड यील्ड इनटू जो आपका इंडेमनिटी लेवल था वो काउंट करते हो। दैट यू गो फॉर, यू काउंट बेस्ट 5 years आउट ऑफ 7 years यील्ड डाटा और इंडेमनिटी लेवल, उनको देखते हो, उनको मिलाकर के देखते हो, एंड डाटा कैलकुलेट करते हो, एंड उसके हिसाब से चेक करते हो कि थ्रेशोल्ड यील्ड क्या रहने वाली है, थ्रेशोल्ड यील्ड क्या रहेगी। एंड कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान, यानी कि एक सीजन के दौरान आप इसको चेंज नहीं कर सकते। जो आपका डिसाइड हो गया वो डिसाइड हो गया। एंड अगर आपकी जो यील्ड बेस्ड क्लेम होते हैं वो तब ट्रिगर होते हैं, कब ट्रिगर होंगे यील्ड बेस्ड क्लेम? जब आपकी एक्चुअल यील्ड जो है वो थ्रेशोल्ड यील्ड से कम हो गई। यानी कि मान लो एक्चुअल यील्ड हुई 5,000 और थ्रेशोल्ड यील्ड थी 6,000 लेट से, तो इसमें अब क्लेम बन सकता है, फार्मर क्लेम लॉन्च कर सकता है कि भाई ये तो एक्चुअल यील्ड जो है हमारी थ्रेशोल्ड यील्ड से भी कम हुई है। और ये थ्रेशोल्ड यील्ड सिलेक्ट कैसे की है? या तो स्केल ऑफ फाइनेंस के ऊपर बेस से, या फिर क्या किया हमने, जो वैल्यू आपकी यील्ड की थी उसको मल्टीप्लाई कर दिया एमएसपी के साथ, एंड जो आपका पर्टिकुलर इंडेमनिटी लेवल था उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, एंड हमें पता लगी थ्रेशोल्ड यील्ड। क्लियर हो गया पॉइंट? कंफर्म करते रहे साथ के साथ अगर पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं, यस क्लिक करके मैसेज कर दीजिए इफ यू आर क्लियर विद दीज पॉइंट्स। एंड अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें और शेयर भी जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, विच आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक प्रमोशन एग्जाम्स, राइट। अब बात करते हैं मेजर रिस्क। दोबारा से पॉइंट को छेड़ रहा हूं। मेजर रिस्क कौन से कवर्ड है पीएमएफबीवाई के अंदर, कौन से लॉसेस कवर्ड है? मल्टीपल चीजें हैं जो कवर की गई हैं। अगर प्लांटिंग कर ही नहीं पाए, जर्मिनेशन कर ही ना पाए, पहले फेलियर हो गया, वो भी लिमिट रखी गई है। यानी कि जो क्रॉप्स आपके एरिया में बीजी जाती हैं, एंड जहां पर टोटल जो एरिया कवर्ड है वो 25% से ज्यादा है एक क्रॉप के लिए, राइट, उन क्रॉप्स को इसमें कवर किया गया है, राइट, तो उसको कवर किया गया है। तो पहली चीज तो यही है कि कौन सी चीज को कवर किया गया है, राइट। फिर एक पॉइंट इसमें इन्होंने दे दिया कि इन्वोक कब कर पाओगे, इन्वॉक कब कर पाओगे? सरकार को कैसे पता लगेगा कि आपने बीजी थी और वो फेलियर हो गया? वो कैसे पता लगेगा? कि ये स्टेट के द्वारा या यूटी के द्वारा नोटिफाई किया जाएगा 30 दिन के अंदर अंदर। जैसे ही बिजाई शुरू की गई उसके बाद विद इन 30 days नोटिफाई किया जाएगा स्टेट के द्वारा एंड यूनियन टेरिटरी के द्वारा कि बिजाई शुरू हो चुकी है। एंड जब एनरोलमेंट कर सकते थे उसके बाद कट ऑफ डेट के 15 दिन के अंदर अंदर आपको मैक्सिमम करना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं। पहली चीज तो ये होगी, सॉरी, सेकंड चीज ये होगी। फर्स्ट चीज क्या थी कि अगर टोटल एरिया मान लो है आपका इस तरह से काउंट करो, ये टोटल आपका एरिया है। अब उस एरिया में 25% से ज्यादा की बुआई हो रही है, आप बीज रहे हो किसी
फसल को, तो ये आपका पार्ट कवर होएगा इसमें, ठीक है, कि भाई आप पर्टिकुलर इसको भी कवर कर सकते हो कि आप सोइंग नहीं कर पाए, प्लांटिंग नहीं कर पाए, जर्मिनेशन नहीं कर पाए, ठीक है, क्योंकि 25% एरिया से ज्यादा कवर करो तो आपकी मेजर क्रॉप तो कवर है। दूसरी चीज क्या है कि आपको स्टेट को नोटिफाई करना पड़ेगा, सोइंग जैसे स्टार्ट होती है, प्लांटिंग स्टार्ट होती है, जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, तो 30 दिन के अंदर अंदर नोटिफाई करना पड़ेगा, और एनरोलमेंट कट ऑफ डेट के 15 दिन के अंदर अंदर क्लेम सबमिट करना पड़ेगा, अदरवाइज इन्वॉक नहीं कर सकते, अदरवाइज इन्वॉक नहीं कर सकते। अगर उसके अलावा यानी कि अगर ये कंडीशंस ब्रीच हो गई फिर भी इन्वॉक करना चाहते हो, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए, फिर कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, राइट। देखो क्लियरली लिखा है, अदरवाइज एनरोल नहीं कर पाओगे, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए रहेगा, फिर आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। एंड एरिया थ्रेशोल्ड क्या रहेगा, जो एलिजिबिलिटी डिसीजन होगा ना, डेट विल बी बेस्ड ऑन 75% एरिया जो आपका शो किया गया। अगर 75% से ज्यादा के एरिया से ऊपर अगर इफेक्ट हुआ है, अगर इफेक्ट हुआ है तो उसे कवर किया जाएगा, देन इट विल बी कवर्ड। यानी कि जो आईयू है, आईयू क्या होता है, वी बेसिकली रेड अबाउट इट अबव। आईयू क्या होता है, दिस इज इंश्योरेंस यूनिट, इंश्योरेंस यूनिट, यानी कि 75% से ज्यादा अगर इंपैक्ट पड़ा है, ग्रेटर देन 75%, तो उसे फिर ध्यान में रखा जाएगा कि हाँ भाई यहां पर दिक्कत हुई है, राइट। साथ के साथ जो टेम्परेचर के आपके ज्यादा चेंजेस हुए हैं, डिविएशन ज्यादा है, रेनफॉल की डिविएशन ज्यादा है, उन बेसों के ऊपर, उन चीजों के बेस पर कवर किया जाएगा। लेकिन कवर क्या किया जाएगा कि अगर आप अपनी जो क्रॉप्स हैं उनको बीज नहीं पाए हो, सोइंग नहीं कर पाए हो, प्लांटिंग नहीं कर पाए हो, जर्मिनेशन नहीं कर पाए हो, एंड पे आउट लिमिट क्या रहेगी, जो भी आपका सम इंश्योर्ड था 25% उसका क्या रहेगा, पे आउट लिमिट रहेगा। इन केस अगर आप बिजाई ही नहीं कर पाए हो तो क्या रहेगा, पे आउट लिमिट इज 25% ऑफ द सम इंश्योर्ड, ठीक है। एंड सेटलमेंट की टाइमलाइन क्या है, व्हाट इज द सेटलमेंट टाइमलाइन, 30 दिन के अंदर अंदर जब स्टेट ने यूटिलिटी नोटिफिकेशन दे दी, राइट, तो उसके केस में अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी ऑलरेडी मिल चुकी है, उसके बेस के ऊपर 30 दिन के अंदर अंदर सेटलमेंट कर दी जाएगी, विद इन 30 डेज। तो टाइम लिमिट का ध्यान रखना, 30 दिन की टाइम लिमिट है। अच्छा ये तो था शुरू करने से पहले, खेती के शुरू करने से पहले की दिक्कत आ गई। व्हाट अबाउट मिड सीजन एडवर्सिटी आई, मिड सीजन एडवर्सिटी अगर कोई आती है तो, यानी कि अगर ड्यूरिंग द सीजन एडवर्सिटी आती है तो 25%, उसके केस में भी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, 25% की है, अगर मिड सीजन कोई इवेंट होता है तो। अगर आप पेमेंट कर चुके हो, इंश्योरेंस प्रीमियम पे हो चुका है, स्टेट नोटिफाई कर देती है, तो 25% का क्लेम सेटलमेंट हो सकता है। एंड आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू लोकलाइज्ड कैलामिटीज। अभी तो इंडिविजुअल फार्म असेसमेंट होगी, लोकलाइज्ड कैलामिटी हुई है ना, तो इसमें जो दिक्कतें आ सकती हैं वो कौन कौन सी है, हेल स्टॉर्म भी है, लैंडस्लाइड भी है, हो सकता है कि नेचुरली आपकी लाइटिंग, बिजली गिर गई हो, आग लग गई हो, ठीक है। तो जो कोई भी इंश्योरेंस यूनिट का या लैंड पार्सल के ऊपर इंपैक्ट पड़ा है उसकी असेसमेंट होगी। एंड अगर ये तब असेसमेंट होगी अगर स्टेट ने नोटिफाई किया, अगर स्टेट नोटिफाई नहीं करता फिर क्लेम नहीं मिलना। एंड फर्दर फार्मर को 72 आवर्स के अंदर अंदर जब भी कोई दिक्कत हुई ऐसी, तो फार्मर को विद इन 72 आवर्स नोटिफाई करना पड़ेगा, विद इन 72 आवर्स नोटिफिकेशन इज टू बी गिवन, फार्मर को बताना पड़ेगा, राइट। और अगर बैंक ने या गवर्नमेंट चैनल के थ्रू इंटीमेट हुआ है, अगर बैंक के द्वारा इंटीमेट हुआ, गवर्नमेंट चैनल्स के द्वारा इंटीमेट हुआ, तो उसे फॉरवर्ड करना पड़ेगा इंश्योरर को, यानी कि कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को बताना पड़ेगा विद इन नेक्स्ट 48 आवर्स। यानी कि गवर्नमेंट ने बता दिया, गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया कि भाई ये दिक्कत आई है, ठीक है, तो उसके बाद फार्मर को पता लग गया कि ये दिक्कत आई है, अब फार्मर को बताना पड़ेगा विद इन 48 आवर्स, किसको, इंश्योरेंस कंपनी को, राइट।
एंड इस पे भी थ्रेशोल्ड है। असेसमेंट किस हिसाब से की जाएगी? अगर तो आपका इफेक्टेड एरिया जो था टोटल इंश्योर्ड क्रॉप एरिया के 25% से ज्यादा था, 25% से ज्यादा था, तो उसे वाइड स्प्रेड माना जाएगा एंड उसको एरिया बेस्ड कैलेमिटी में माना जाएगा, उसको प्योरली इंडिविजुअल क्राइटेरिया के अंडर कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर मान लो ये टोटल इंश्योर्ड एरिया है, ठीक है, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, तालुका में, ठीक है, तो उसमें अगर 25% से कम है, सिर्फ 10% लोगों के ऊपर इंपैक्ट पड़ा, तो उसको इंडिविजुअल केसेस के अंदर कंसीडर किया जाएगा, उसको डिस्ट्रिक्ट केसेस के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ग्रुप केसेस के अंदर उसको कवर नहीं किया जाएगा। फिर इसके अलावा द पोस्ट हार्वेस्ट केसेस और लॉसेस कैन आल्सो बी देयर, पोस्ट हार्वेस्ट केसेस कैन आल्सो बी देयर, जो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हो सकते हैं। अब अगर आपकी फसल पड़ी है खेत में, ठीक है, बंडल्ड है, कुछ है, अब उसका नुकसान हो गया, अनसीजनल आपकी बरसात हो गई, ठीक है, या फिर आंधी तूफान आ गया और आपकी फसल जो थी खेत में पड़ी थी, 14 डेज तक कवर मिलेगा आपको उसका, 14 डेज तक। अब अनसीजनल जो रेन है उसका भी थ्रेशोल्ड है, अनसीजनल जो रेन है उसका भी थ्रेशोल्ड है। एंड अनसीजनल रेन जो है, अगर आपके ओवर द लॉन्ग पीरियड एवरेज, ओवर द लॉन्ग पीरियड एवरेज के 20% से ज्यादा हुई है, ठीक है, रेलिवेंट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में या फिर मंथ में, तो उसे कंसिडर किया जाएगा कि अनसीजनल रेन ट्रिगर थ्रेशोल्ड हुआ है। यानी कि लॉन्ग पीरियड एवरेज लेट से वैसे होती थी 100 mm, लेकिन अब अगर उस महीने में 120 mm प्लस हो गई, ग्रेटर देन 120 mm हो गई, तो उसको कंसिडर करोगे कि भाई अनसीजनल रेन की वजह से नुकसान हुआ है, अदरवाइज उसको कंसिडर नहीं करेंगे, अदरवाइज डेट वॉन्ट बी कंसीडर। एंड इस केस में अगर कोई दिक्कत आती है पोस्ट हार्वेस्टिंग वाले में, तो विद इन 72 आवर्स इट इज टू बी नोटिफाइड टू द इंश्योरेंस कंपनी, दैट इज टू बी नोटिफाइड। क्लियर है? अब रिपोर्टिंग चैनल्स क्या हो सकते हैं? रिपोर्टिंग चैनल्स कुड बी लाइक, अगर तो लोकलाइज्ड है या पोस्ट हार्वेस्ट है, ये चीज मैंने आपको बताई, अगर लोकलाइज्ड है या फिर पोस्ट हार्वेस्ट बेसिस के ऊपर है, तो 72 आवर्स के अंदर अंदर आपको नोटिफाई करना पड़ेगा, विद इन 72 आवर्स, क्रॉप इंश्योरेंस क्रैप के ऐप के थ्रू या फिर सेंट्रलाइज हेल्पलाइन नंबर के थ्रू या जो भी परमिटेड चैनल है उसके थ्रू नोटिफाई करना पड़ेगा विद इन 72 आवर्स, राइट। इन केस अगर बैंक ने नोटिफाई करा केस, ठीक है, या फिर जो PACS है, लोकल ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने किया है, तो 48 आवर्स ऑफ रिसीविंग फार्मर्स इंफॉर्मेशन आगे बताना पड़ेगा उनको, 48 आवर्स of receiving information from the farmer's side, right? Information is to be given above. Clear है? यहां तक क्लियर हो गया? फर्दर पॉइंट आता है रिलेटेड टू एनरोलमेंट डिसिप्लिन, आधार रिक्वायरमेंट, क्या ऑप्ट आउट कंट्रोल है। देखो मैं आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर तो नॉन लोनी फार्मर है उसके लिए वॉलंटरी केस है, वॉलंटरी केस है, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन हाँ, आधार कार्ड मैंडेटरी है। आधार अगर उसने एनरोल करना है तो आधार कार्ड या आधार एनरोलमेंट नंबर देना पड़ेगा, वो मैंडेटरी हो गया है, ठीक है। अगर लोनी है यानी कि लोन लिया हुआ है या KCC चल रहा है, उसके केस में बैंक को फोर्स नहीं करना, लेकिन ऑप्ट आउट देना पड़ेगा अगर फार्मर चाहता है भाई मैंने इंश्योरेंस नहीं लेनी, अगर वो चाहता है कि नहीं लेनी तो फिर उसे ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, अदरवाइज मैंडेटरी है, फोर्स नहीं कर सकता बैंक कि इंश्योरेंस लेनी लेनी है, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है। एंड डुप्लीकेट एनरोलमेंट नहीं करवा सकते, सेम लैंड पार्सल के लिए अगर एक बार इंश्योरेंस हो चुकी है तो उसको दोबारा से नहीं करवा सकते, दैट इज आल्सो टू बी टेकन केयर ऑफ। फिर बात आती है टेक्नोलॉजी एंड यील्ड एस्टिमेशन मॉडर्नाइजेशन। अब देखो टेक्निक्स आ गई हैं कि आप यील्ड एस्टिमेट कर सकते हो, उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो, दैट कैन बी डन। अब इसमें येस टेक है या फिर डिजिटाइजेशन थ्रेशोल्ड्स को यूज कर सकते हो, यानी कि मोबाइल एप्लीकेशंस का डिजिटाइज यील्ड डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट, एंड उसके बेस पर चेक कर सकते हैं। इसमें ज्यादा पॉइंट्स को कवर करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कीप एन आइडिया रिलेटेड टू, दैट्स इट, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है चीज? तो देखो मेन पॉइंट क्या क्या पढ़े हमने रिलेटेड टू द PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। व्हाट वर द मेजर पॉइंट्स विच वी रेड? वन, इट इज रिलेटेड टू खरीफ की जो फसलें हैं उनके लिए प्रीमियम कितना है, 2% का, राबी के लिए 1.5% का, हॉर्टिकल्चर कमर्शियल के लिए 5% का।
सब्सिडी शेयरिंग कितनी है? 50-50 जनरल केस में। अगर नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन स्टेट्स है तो 90-10 शेयरिंग है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सब्सिडी एपीआर कैप है 25% है, इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट के लिए 30% है, रेनफेड डिस्ट्रिक्ट के लिए। इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट की थ्रेशोल्ड कितनी है कि टोटल आपका एरिया 50% से ज्यादा आपका इरिगेटेड हो कम से कम, तो आप उसको इरिगेटेड मानोगे, नहीं तो उसको रेनफेड मानोगे, राइट। फिर बात आती है इंडेमनिटी लेवल क्या हो सकते हैं, 70, 80, 90 हो सकते हैं। स्टेट या यूटी इसको नोटिफाई करते हैं, और एक बार जब डिसाइड कर लिया पूरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपका यही रहेगा इंडेमनिटी लेवल। प्रिवेंटेड सोइंग क्या है? प्रिवेंटेड सोइंग अगर नहीं कर पाए तो 75% से एरिया आपके ऊपर इफेक्ट हुआ है तो उसमें कवर होता है, और उसमें कवरेज कितना मिलता है? 25% मिलता है सम इंश्योर्ड का। कितना? सम इंश्योर्ड का 25% मिलता है। एंड नोटिफिकेशन टाइमलाइन होती है 30 दिन के अंदर अंदर नोटिफाई करना पड़ता है, एंड नॉट लेटर देन 15 days फ्रॉम एनरोलमेंट कट ऑफ डेट। अगर आपकी लोकलाइज्ड या फिर पोस्ट हार्वेस्ट इंटीमेशन है 72 आवर्स के अंदर इंटीमेट करना पड़ेगा। और अगर बैंकिंग चैनल के थ्रू इंटीमेशन होती है, लेट से फार्मर ने पहले इंटीमेट कर दिया बैंक को, राइट, या गवर्नमेंट को, तो उसके केस में 48 आवर्स के अंदर अंदर इंश्योरर को आगे नोटिफाई करना पड़ेगा। पोस्ट हार्वेस्ट विंडोज के अंदर क्या है? 14 days का टाइम पीरियड है। पोस्ट हार्वेस्ट के बाद 14 days के अंदर अंदर आपको क्लेम मिलता है। अनसीजनल रेन का ट्रिगर कब होएगा? अगर आपका लॉन्ग पीरियड जो एवरेज रेन है वो वो बेसिकली आपके 20% से ज्यादा का डेविएशन हुआ है, तो उसको आप रेन ट्रिगर मानोगे। अनसीजनल रेन की वजह से दिक्कत आई है। क्लियर है? सो दैट्स ऑल अबाउट द PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राइट। दैट विल बी ऑल अबाउट टुडे वीडियो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो यू कैन बी लेटिंग नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फर्दर डू डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द लिंक IIBF24/app। एंड अगर आप iOS यूजर हैं, इट विल बी आस्किंग फॉर द ORG कोड विच इज GEGKT। So just do download the application and start your preparations. Thank you so much and see you again in the next video.